हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अब ये भी मुझे ही समझाना पड़ेगा कि आप अरे मुझे तुम लोगों पर नहीं बल्कि अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। पता नहीं क्या सोचकर तुम लोगों को जॉब पे रखा था मैंने। अब ये भी मैं ही बताऊं। और सुनो, प्रोडक्शन किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए, चाहे कोई जिए या चाहे कोई मरे। मशीनों की रिश्तेदारियां नहीं होती, अंडरस्टैंड? सिर्फ ऑन ऑफ का बटन होता है। और हाँ, अगर मेरे पहुंचने तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई ना तो तुम लोग भी ऑफ ले लेना हमेशा के लिए। अभी मैं घर पर हूं, वरना मैं तुम लोगों को बताता ये काम किस तरीके से होता है। क्या हुआ? तेरी बीवी ने मारा है मुझे, ये देख निशान। दादी, निशान तो नहीं है। अम्मी, आपकी बहू के पास हंटर तो है नहीं। शायद पाँव में मारा है। देखो, सीधे पाँव में मारा है या उल्टे पाँव में? दादी, सर पर मारा होगा, निशान भी है। हाँ, सर पे भी बड़ी जोर से नहीं बेलन मारा है तेरी बीवी ने। आप तो बोल रही थी कि हंटर से मारा है। नाश्ता तो करने दो सुकून से। आ रहा हूं थोड़ी देर में, बिठा के रखो। नहीं, अपना लंच तो लेते जाएं। छोड़ो मेरा हाथ, दर्द हो रहा है मुझे। अम्मी आराम से। हट पीछे। पहले कम मुसीबत है क्या? हड्डी टूट जाएगी, मुसीबत हो जाएगी अम्मी। हट पीछे। चलो अम्मी। भूख लगी थी मुझे, नाश्ता करना था। हाँ, कर लीजिएगा नाश्ता, पहले कपड़े तो चेंज कर लें। लेकिन सारे कपड़े आपके गंदे हो गए। पापा के पास टाइम ही नहीं था, वो इतने बिजी रहते हैं। और अम्मी भी कहीं नहीं जाती हैं क्योंकि दादी को देखना पड़ता है ना, तो मैं अकेली ही चली गई। छोटी हो तुम, ये छोटी बच्ची जान भी कैसे जा सकती है? अब तुम ये बोलोगी मेरे पापा ने बर्थडे पे रॉकेट गिफ्ट किया था। हाँ तो हल्की हूँ ना, तो कहते इतने सारे अखबारों में गैस भरी और उड़ते हुए चले गए। हमें ना ज्यादा पागल नहीं बनाओ, तुम्हारे हाथों में दर्द हो गया। हाँ तो हो गया था ना, कि शुक्र है मेरा उड़ने वाला घोड़ा आ गया फौरन से। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोलने वाले दोजख में जाते हैं। झूठ मत बोला करो, कानों पे हाथ रख लो, उसके चक्कर में हम भी अल्लाह के पास दोजख में जाएंगे। कंपल्सिव जो है बेसिकली वर्ड जो हम कहते हैं, ये कोई रिपीटेड बिहेवियर होता है जो हम बार बार करते हैं। जो बेसिकली कंपल्सिव लाइंग है, इसमें बच्चे जो हैं, ये पर्टिकुलरली उन बच्चों के अंदर होती है कि जिन फैमिलीज में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स हार्श होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, जिनके एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होती है, तो ये बच्चे उस डर, उस खौफ की वजह से वो पेरेंट्स के जो सख्त रवैया होता है उससे बचने के लिए, जैसे ही अगर इनसे कोई ऐसा अमल हो जाता है कि जो नाखुशगवार है या नापसंदीदा है, ये उस एकदम से जो एंजाइटी उनकी होती है प्रोवोक कि अब इसकी ये सज़ा मिलने वाली है या सामने से ये रिएक्शन आने वाला है, उस सजा से बचने के लिए, उस जो एक तकलीफ उन्हें होती है पेरेंट्स के रवैये से, या वो एक एंजाइटी की जो फीलिंग होती है, उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, फौरन से झूठ बोल देते हैं। रिदा ना बहुत झूठ बोलने लग गई है, और बहाने तो ऐसे ऐसे बनाती है ना, आप सुनेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। पेट में दर्द, सर में दर्द, ये बहाने तो सभी बच्चे बनाते हैं। अरे आपको पता है, आपसे पहले वाले ट्यूटर को एक दिन इसने फोन करके क्या कहा? कहने लगी आज पढ़ाने मत आइएगा, मेरी दादी की डेथ हो गई है। रिदा बहुत हंसी आ रही है ना, अब मेरी तरफ से ना आपको पूरी परमिशन है, दिल भर के इसकी पिटाई करिएगा, बस मुंह पर मत मारिएगा। अरे नहीं, मैं तो वैसे ही बच्चों को नहीं मारता, मारने से बच्चे ढीठ हो जाते हैं। चोर नहीं, जल्दी आओ, घर में चोर घुस गए। अम्मी, चोर नहीं आया है। इतना बड़ा छुरा उनके हाथ में, एक अलमारी के पीछे छुपा है, एक बेड के नीचे, एक तुम्हारे पीछे छुपा हुआ है। अच्छा, आप मेरे साथ चले, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं, पुलिस को नहीं बुलाओ, नईम को बुलाओ। मैं नईम को बुलाती हूँ, चलिए मेरे साथ बुलाओ, नईम को बुलाओ। मैं बुलाती हूँ। मेरी दादी ना पागल है। पूरी बात बेटा, बड़ों को ऐसे नहीं बोलते। नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ, पागल है। अच्छा छोड़ो, आप ये बताओ कि आज क्या पढ़ना है? आज स्टोरी बुक। सांप।
ये जरा भरकर लेके आओ। सुनो, बह रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही? भरकर लेकर आओ ये। सर फ्लोर पे पानी नहीं है और नीचे जाने का ऑर्डर नहीं है। कहा ना तुमसे कि मैं बिजी हूं, अभी बाद में फोन करना। सुबह स्कूल नहीं जाना आपको? अम्मी, मैंने पापा को कॉल की थी मगर उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो आपके लिए गिफ्ट लेने गए थे, इसलिए मार्केट भी बंद हो गई। हैप्पी बर्थडे अम्मी। तो लाओ, मेरा गिफ्ट कहाँ है? अम्मी, मेरे पापा को बोलता, पापा ने इतनी देर कर दी तो मार्केट ही बंद हो गई। झूठी, बहुत गुना मिलेगा तुम्हें। अम्मी, पापा आपसे नाराज हैं। आपने दादी को मारा था ना? बेटा, मैंने कब मारा दादी को? मारती तो दादी है मुझे। अम्मी, थप्पड़ की आवाज भी आई थी और टीचर ने भी सुनी थी। थप्पड़? नहीं बेटा, मैंने दादी को कोई थप्पड़ नहीं मारा। थप्पड़ तो दादी मारती है ना मुझे, गाली देती है, घूसा बांधती है। मैं नहीं मारती बेटा। अम्मी, दादी भी ना बहुत दोजख में जाएंगी, बहुत झूठ बोलती है। वो आपको थप्पड़ मारेगा और खुद रोती है। नहीं बेटा, बुरी बात, आपकी दादी है ना, बड़ों को ऐसा नहीं बोलते। अम्मी, वो पागल नहीं है, बहुत चालाक है वो। अच्छा बेटा, अब आप जाके सो जाओ। पापा आ गए ना, अगर आपको जागता हुआ देखेंगे ना, बहुत गुस्सा करेंगे। आप जाओ, सो जाओ। कितनी दफा बोला है कि दरवाजा पूछकर खोला करो। बैल पर हाथ रखकर भूल गए थे आप। इतनी जल्दी क्या है आपको? लड़ने का मूड है क्या? कोई फायदा नहीं है। तफरी करके नहीं आ रहा हूँ, काम करके आ रहा हूँ ऑफिस में। जूते से मारना है क्या मुझे? खाना खाने का टाइम मिला था? खा लिया। मेरा बैग तैयार कर दो, लाहौर जा रहा हूँ मैं, अर्जेंट मीटिंग आ गई है। और हाँ, 4-5 दिन के लिए जा रहा हूँ।
ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बस ऐसे आपकी याद आ रही थी ना, तो रोना आ गया। जी क्या हुआ? नईम ने मारा है? नहीं अम्मी जी, अरे कुछ भी नहीं हुआ। आप आ क्यों नहीं रही हैं? देखिए ना कितने दिन हो गए, भाई से बोले ना आप। क्या हुआ? नईम ने मारा है ना? थोड़ी देर के लिए आप मुझे अकेला छोड़ देंगी? नाक तोड़ दी। नहीं, जल्दी अम्मी क्या हुआ? अम्मी तुम मर जाओ। तुम एक अम्मी क्या हुआ? तुम स्त्री से करा दिखाएं, कुछ नहीं हुआ। दिखाएं, कुछ नहीं हुआ। रिदा, रिदा जाके देखो तुम्हारे टीचर आए। अम्मी एक मिनट। बहुत दर्द हो रहा। सारी औरत ने मेरी नाक तोड़ दी। तुम पुलिस को लेकर नहीं आए? ये बड़ी खतरनाक औरत है, इसने मेरी नाक तोड़ दी। आप अंदर चलें प्लीज। सर, मैं तो आसमान पर थी, वहाँ अम्मी की आवाज कैसे आती? अच्छा, तो तुम वहाँ क्या कर रही थी? मैं तो वहाँ उड़ रही थी। तो तुम्हें उड़ना भी आता है? हाँ। मेरे पास उड़ने वाला घोड़ा है। अच्छा, कहाँ है, दिखाओ। वो आपको नजर नहीं आएगा, वो सिर्फ मुझे नजर आता है या फिर दादी को। अच्छा। दादी बिला वाला डर जाती है, वो पागल है ना, मगर मैं तो उसकी पीठ पर बैठ जाती हूँ, उसके कान पकड़ती हूँ और वो उड़ने लगता है। बेटा, आपने फिर दादी को पागल कहा, बुरी बात। चलो शाबाश, वो मैथ्स की कॉपी निकालो। दादी बिला वाला डर जाती है, वो सांप तो मेरा दोस्त है, वो काटता भी नहीं है, वो तो सिर्फ फ्रूट खाता है। अच्छा, कौन सा सांप? आप भी डर गए ना? कहा था ना वो नहीं काटता, वो तो फल भी खाता है। अच्छा, इसमें दो चीज़ों में हमें फ़र्क करने की ज़रूरत है। एक ये है लाइंग बिहेवियर और एक जो हम कहते हैं मन गढ़ंत कहानियाँ सुनाना। तो जो मन गढ़ंत कहानियाँ होती हैं ये यूजुअली इमेजिनेटिव स्टोरीज होती हैं, जो बच्चे के अंदर ये बाय बर्थ एक एबिलिटी मौजूद होती है कि वो उसके अंदर क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर है। जो लाइंग बिहेवियर है, लाइंग बिहेवियर इज समथिंग डिफरेंट। ये भी आप इससे कहें कि ये भी नॉर्मल है। अगर बच्चा झूठ बोलता है तो अगर वो झूठ बोलना शुरू करता है तो ये भी अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब है दिस इज अ गुड साइन कि वो उससे ये बोलना आ रहा है, लेकिन इसे एक एक्सटेंट तक होना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। बच्चा ऐसा क्यों करता है? बाजुकात ये होता है कि हम जो बड़े घर के अंदर होते हैं हम रियलाइज नहीं करते कि वो बहुत सारे बच्चे हमारे ही बिहेवियर्स को पिक कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे को हम बहलाने के लिए बाजुकात हम उसे ही कह देते हैं कि मेरे पास टॉफी नहीं है या मेरे पास ये चीज नहीं है या ये नहीं है, और थोड़ी देर में आप उसे वो निकाल के दे देते हैं, जो कि हमें लगता है बच्चा है, इसे क्या पता चलेगा। लेकिन बच्चे की भी डेवलपमेंट हो रही होती है, उसके अंदर भी जो है कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, वो पिकअप कर लेता है। और जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो क्विकली पिकअप करते हैं, और दिस इज हाउ कि वो ये लर्न करते हैं कि उन्हें झूठ कैसे बोलना। लाल शरबत पीना था उन्हें, बहुत जिद कर रही थी, घर में था ही नहीं। मैं शरबत लेने बाजार चली गई और जब वापस आई तो इतनी बेवकूफ नहीं थी कि शरबत और ब्लीच का फर्क ना समझ सके। उन्होंने खुद नहीं पिया। रिदा को लगा कि वो ऐसा करेगी तो उनके मुंह से गुब्बारे निकलेंगे। What? इसने ये सब कुछ किसी कार्टून फिल्म में देखा था। नहीं, बच्ची है ये, इसने तो सिर्फ एक शरारत की। मुझे बाजार में देर हो गई और मैं अम्मी बच जाती। रिदा, नहीं प्लीज, नहीं बच्ची है। अरे ये कैसी शरारत है? हम रिदा, मेरे बारे में नहीं क्या? ये कुछ शरारत ही करने वाली आप।
रिदा अपनी दादी के साथ जब भी अकेली होती थी, उसके जहन में शरारतों का एक मेला लगा रहता था। वो कभी उसे कोई रूप धार कर डराती, तो कभी उसे फल के धोखे में मिर्च खिला देती थी। उसकी दादी हर ऊंची आवाज से डरती थी और रिदा हर आवाज को ऊंचा कर देती थी। इस मासूम बच्ची के नजदीक ये सब शरारतें थी, शरारतें जिनके पीछे किसी की जान लेने जैसा कोई मकसद नहीं था। Alam Muhammad Iqbal is our national poet. He was born on 9 November 1877 at Sialkot. He showed signs of becoming a great man from his childhood. He was an extraordinary student. बेटा आहिस्ता। He did M.A. philosophy and at a very young age he became a professor at Government College Lahore. He also taught philosophy at the Oriental College Lahore. बेटा आहिस्ता पढ़ो। From Unity University, Germany, he know Mandarin, including Arabic, Persian, English. Alam Muhammad Iqbal is our national poet. He was born on 9 November 1877 at Sialkot. He shows signs of becoming a... रुक जाइए जी, आप रिदा के पापा से मिलना चाह रहे थे? हाँ, वो उनकी वालदा के पुरसे के लिए। चाय लीजिए आप। रिदा के पापा को तो बस 3 दिन की छुट्टी मिली थी। 3 दिन का शौक पूरा हो गया। अब तो वो डेली की तरह रात लेट आएंगे और संडे को पूरा दिन सोएंगे और शाम में उठेंगे। अगर आपको पॉसिबल लगता है तो आप संडे को आ जाइएगा। क्या वो बेटा? बोलो, क्या हुआ बेटा? He also taught philosophy at the Oriental College Lahore. He went to England to study law. He received his PhD degree from Unity University, Germany. He knew many languages including Arabic, Persian, English and German. In 19... वो बिल्कुल पागल होती जा रही है नईम। अम्मी जैसी हरकतें करने लग गई है। उसे खाना खिलाने के लिए 100 जतन करने पड़ते हैं। अचानक से प्लेट्स उठा के फेंक देती है। नहीं, आप प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालें, हम उसे किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं हुआ उसे, बस थोड़ा डरी हुई है। कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएगी। कैसे भूल जाएगी? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, ये मसला आपके खानदान का है और वैसे भी नफसियाती बीमारियां नस्ल दर नस्ल चलती हैं। स्कूल जा रही है, ट्यूशन पढ़ रही है, सब कुछ नॉर्मल तो है। और क्या चाहिए? नहीं नहीं, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। वो जरूरत से ज्यादा ऊंचा बोलने लगी है। ये सोते में बार बार डर कर उठ जाती है और तो और कमरे में अकेले बातें करने लगी है। जैसे ही मैं जाऊं फौरी चुप हो जाती है। ठीक है, ये काम करते हैं कि संडे को लेके चलते हैं। मैं जा रहा हूँ, दरवाजा लॉक कर। जो रिदा की एज है 9 से 10 साल की उम्र है, ये वो एज होती है कि जहाँ इंसान का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। उसकी अपनी सोच अभी मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं होती, वो एक डेवलपमेंटल फेज में होती है। आप इस माइंड को जो कहेंगे ये वो बनेगा। तो इसको जो भी सजेशन आप देंगे ये उस सजेशन को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। ये उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और ये उसे सच समझ के ये वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देता है। बिल्कुल इस तरह से कि हम बीइंग माहिर नफ्सियात, हम अक्सर पेरेंट्स को कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को ये कहते हैं कि ये तो शाय है, तो वो जो आप उसे थॉटलेसली बोल रहे हैं शाय, आप उसे शाय बना रहे हैं। और फिर जैसे हया का है, हया को की माँ जो है वो उसके ट्यूटर को भी बता रही है कि बच्ची झूठ बोलती है, वो उसके फादर को भी ये बात बता रही है कि बच्ची झूठ बोलती है, वो हया को भी ये चीज़ कम्युनिकेट कर रही है। तो जैसे मैं बता रही हूँ कि 9 से 10 साल का जो ह्यूमन माइंड है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि आप उसे जो कहेंगे, अगर आप उसे कहेंगे कि वो झूठ बोल रहा है तो वो बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देगा। संडे को लोग घूमने जाते हैं, डिनर करते हैं, शॉपिंग करते हैं और हम संडे को पहले सास के चेकअप के लिए जाते थे और अब ये बच्ची के लिए जाएंगे। हमें आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या सारी जिंदगी मैं बीमारों की तीमारदारी ही करती रहूंगी? घर में बाबा की तीमारदारी, ससुराल में सास की और अब ये बच्ची मुझसे तो ऐसे छुपने लगी है जैसे मैं इसे खा जाऊंगी। आपको पता है नईम की अम्मी बिल्कुल यही किया करती थी, बहुत डरती थी मुझसे शुरू में, फिर मुझे इनके साथ जबरदस्ती करनी पड़ती थी।
रिदा बिल्कुल वैसे ही करने लगी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बेटा ये वही घोड़ा है ना जिस पर आप बैठकर आसमान में उड़ते हो? हाँ, तो इस पे कैसे बैठ सकते हो? ये तो बहुत छोटा है ना। है कि आपका मुझसे बात करने का कोई भी मूड नहीं है ना? आप दादी से बहुत प्यार करती हो ना? आपको मालूम है मैं आपकी दादी से मिली थी। कैसे? वो तो मर गई। ये मैं आपको क्यों बताऊं? ये तो मेरा सीक्रेट है। वैसे दादी ने कहा था कि मालूम है क्या कहा था? क्या कहा? दादी ने कहा था कि जब रिदा मिले तो उसको चॉकलेट देना। आप ना बहुत छोटी है, आप दोज़ख में जाएंगी। अच्छा ये बताओ बेटा कि जो बच्चे सच बोलते हैं वो कहाँ जाते हैं? जन्नत में। आपको तो सब मालूम है। अच्छा ये बताओ कि ये जो आपका उड़ने वाला घोड़ा है ये कहाँ जाएगा? जन्नत में या दोज़ख में? वो तो था ही नहीं, वो तो मैं सबसे झूठ बोलती थी। नहीं बेटा, आप तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते। मैंने तो खुद देखा है, आप इसकी पीठ पर बैठकर उड़ रहे थे। अच्छा, आपने कब देखा? ख्वाब में। और ख्वाब में तो कुछ भी हो सकता है ना। मेरे ख्वाब में हर रात दादी आती है और कहती है तेरी माँ को नईम से पिटवाऊंगी। क्यों? क्या हुआ बेटा? आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? आपको दादी याद आ रही है? ये देखिए, अम्मी ने हंटर से मारा, निशान भी पड़ गया। बेटा यहाँ तो मुझे कोई भी निशान नजर नहीं आ रहा। आपकी अम्मी के पास हंटर है? दादी बहुत अच्छी थी मगर मेरी वजह से मर गई। आप ऐसा क्यों कहते हो? किसने कहा है ये? मम्मा भी यही कहती है और पापा भी यही कहते थे कि आप बहुत झूठ बोलती हो और मेरी बात कोई भी नहीं मानता। नहीं बेटा, आप बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते हो, आप तो बिल्कुल सच बोलते हो। अरे अम्मी, बिल्कुल ही पागल है वो डॉक्टर। आपको पता है, बच्ची से ज्यादा हम दोनों से मिलने में इंटरेस्टेड थी। अरे और तो और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सवालात कर रही थी। वो तो इस चक्कर में थी कि मुझे या नईम, हम दोनों में से किसी एक को मरीज ठहराकर पैसे ही ऐंठ ले। हाँ ना, तो और क्या। अच्छा अम्मी, 1 मिनट रुकिएगा, रिदा के ना टीचर आ गए। अरे हाँ अम्मी, सब बताती हूँ, आप सब्र तो करें। हाँ बिल्कुल, अंदर आ जाए, मैं रिदा को बुलाती हूँ। रिदा बेटा आ जाओ, तुम्हारे टीचर आए। हाँ अम्मी। अरे भाई, वो डॉक्टर मेरा तो पूरा इंटरव्यू ले रही थी। कहाँ से पढ़ा है, घर में कितने लोग थे, अब्बू की बीमारी, और इस सब के बाद इनका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। पता नहीं अम्मी, मुझे तो ना वो डॉक्टर खुद ही पागल लग रही थी। अरे नहीं, आप इस वक्त इतनी जल्दी? 1 सेकंड, रिदा के टीचर आए होंगे, मैं आती हूँ। आए। अब नहीं, ये फरहान है, रिदा के टीचर, ये आपसे मिलना भी चाह रहे थे। बहुत अफसोस हुआ आपकी वालदा का सुना मैंने। मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूँ रिदा को। मुझे लगता है कि वो दादी के इंतकाल के बाद बहुत परेशान रहने लगी है, लेकिन उसका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है। मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ, रिदा आज नहीं पड़ेगी। नहीं, रिदा क्यों नहीं पढ़ेगी? आप जा सकते हैं प्लीज। नहीं, क्या हुआ, रिदा क्यों नहीं पढ़ेगी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आपको पता तो है। आपको सब इसी नाम से पुकारते हैं? जी, शादी के शुरू में मेरे शौहर प्यार से मेरे कुछ नाम रखते थे, लेकिन अब वो मुझे पुकारते ही कहाँ हैं। अच्छा, वैसे आपने मेरे शौहर से कल ऐसा क्या कह दिया
वो इतने परेशान हैं। देखिए, जाहिर है कि उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ है, तो दुखी तो वो होंगे ही ना। वैसे आपकी वालिदा का इंतकाल कैसे हुआ? शुगर थी उन्हें। शुगर हमारी फैमिली की हिस्ट्री में है। और वालिद? हेपेटाइटिस, बहुत बीमार रहे। मैंने बहुत खिदमत की है उनकी। पहले अब्बू, फिर अम्मी और फिर सास। वैसे आपको कभी कभी गुस्सा नहीं आता अपनी किस्मत पर कि आप सबकी खिदमत करने के लिए पैदा हुई हैं, और वो भी ऐसी औरत की जो आपके शौहर की वालिदा हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराते। वैसे मुझे रिदा ने कहा था कि आप कभी कभी अपनी सास पर हाथ उठाती हैं। नहीं, रिदा तो झूठ बोलती है, आप उस पर भरोसा मत करें। तो क्या आपने रिदा के झूठ बोलने की आदत को खत्म नहीं किया? आपकी वालिदा ने कोई मशवरा नहीं दिया? अम्मी तो कहती थी मारो उसे, चिमटे से जला दो। और सास के बारे में? मैंने नहीं मारा, मैंने अपनी सास को नहीं मारा। हया को ये याद नहीं है कि उसने उनको मारा है, तो किसी एक शख्सियत के इन्फ्लुएंस में उसने ये अमल किया है और वो ट्रांजिट कर गई है, ठीक है। और उस शख्सियत से जब वो दूसरे में गई है तो दूसरी शख्सियत को मालूम ही नहीं कि पहली वाली शख्सियत ने क्या किया, क्योंकि वो दोनों शख्सियत एक दूसरे के बारे में नहीं जानती हैं। अब जब हया उस शख्सियत के अंदर होती है कि जिसमें उसने ये कत्ल किया है, उसमें उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए या उससे कोप अप करने के लिए वो ये चीज़ अपनी बच्ची के ऊपर उस चीज़ का इल्ज़ाम डाल रही है कि इस बच्ची ने कार्टून्स में आके ये देखा और उसने किया। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो बता रही है कि उसने वो जो एक ड्रिंक पिला दी जिससे उसके मुंह से बबल्स आए, ये भी हो सकता है कि जो उसकी वो शख्सियत है उसने किसी आवाज़ के इन्फ्लुएंस में, जो वॉइसेस उसे सुनाई दे रही हैं, जो कमांड्स उसको मिल रही हैं, उसके इन्फ्लुएंस में उसने खुद ऐसा किया हो और वो इस चीज़ को प्रोजेक्ट अपनी बच्ची के ऊपर कर रही हो। तो क्या आपने अपनी आंखों से देखा रिदा ने जो उनके साथ किया? रिदा ने मुझे बताया। क्या मालूम वो झूठ बोल रही हो? तो आपका क्या मतलब है कि अपनी सास को मैंने मारा है? आपके शौहर को तो यही लगता है। लगेगा, उन्हें तो यही लगेगा। इतनी खिदमत की है मैंने उनकी अम्मी की, बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह, नहीं बल्कि अपनी अम्मी से भी ज्यादा। देखिए, रिदा जब तक अपने आप को दादी की मौत का जिम्मेदार समझती रहेगी तब तक वो ठीक नहीं हो सकती। तो मैं क्या करूं? इल्जाम अपने सर ले लूं मैं? तो क्या आपने अपनी आंखों से देखा कि रिदा ने जो उनके साथ किया? नहीं। तो क्या रिदा ने आपको बताया? जी हाँ, रिदा ने बताया मुझे। हया को तो याद ही नहीं है कि इसने कभी अपनी सास के कत्ल की कोशिश की। इसे तो सिर्फ वो कहानी याद है जो कहानी इसने अपने जहन में बना रखी थी। इसे याद है कि इसकी माँ मर चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपने माँ से फोन पे बातें करती थी और इसका तस्करा वो किसी से भी नहीं करती थी। या शायद इसे आम हालत में ये भी याद नहीं रहता कि ये स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या फिर जिसे डिसएसोसिएट पर्सनालिटी कहते हैं। हया की जिंदगी में कुछ भी उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं था और वो अपनी मर्जी के बरखिलाफ चलने वाली दुनिया से अकेली लड़ रही थी। तब उसके जहन ने अपनी मर्जी की दुनिया तख्लीक करना शुरू कर दी। उसके लाशऊर में था कि माँ से ज्यादा प्यार करने वाला रिश्ता और कोई नहीं, तो उसने अपनी मरहूम माँ का जिंदा रिश्ता इस्तेमाल करना शुरू किया। उसकी वाहिद गवाह उसकी बेटी रिदा थी, मगर रिदा की गवाही कोई क्यों तस्लीम करता, उसे तो सब झूठा मान चुके थे। हद तो ये है कि रिदा खुद भी अपने आप को दूसरों ही की नजरों से देखती थी। यूं जब इस मासूम बच्ची को दादी की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया तो वो कुछ ना कर सकी। हया का ये रूप दरअसल खुद हया से ओझल था। वो एक शिज़ोफ्रेनिया की मरीज को झेलते झेलते खुद स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो चुकी थी। इस कहानी में रिदा के नफ्सियाती कर्ब, दरख्शां की मौत और हया की नफ्सियाती हालत का असल जिम्मेदार नईम है, जिसने अपने घर वालों की आसाइशों के लिए तो दिन रात एक कर दिए, मगर उनकी जज्बाती जरूरियात को महसूस ही नहीं किया। इन मनाजिर को देखिए, इनके पीछे भी ऐसी ही कहानियां हैं। नफ्सियाती मसाइल दरअसल जज्बाती मसाइल से जुड़े होते हैं और एक जिंदगी कई जिंदगियों से जुड़ी होती है। रिश्ते इंसाफ का तकाजा करते हैं। क्या है